नमस्कार छात्रों। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय भीम और सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय राजसमंद से बीएससी तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए इवोल्यूशन और इथोलॉजी के टॉपिक बायोलॉजिकल क्लॉक्स या जैविक घड़ियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। बायोलॉजिकल क्लॉक्स एक परिचय है। आपने कभी अनुभव किया होगा कि हर रोज़ सुबह हम एक ही समय उठते हैं और रात को एक ही खास समय पर उनिंदा महसूस करते हैं। और कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि घड़ी का अलार्म बजने से पहले ही हम उठ जाते हैं। हमारे अंदर एक घड़ी है जो हमारे सोने जागने के समय का नियंत्रण करती है। अब ये स्थापित भी हो चुका है कि सभी जीवों में एक अंतर्जात जैविक घड़ी होती है। पीटर डरिच 1960। काफ़ी समय से जैव जगत में भिन्न प्रकार की लयों या नैज आवर्तिताओं के होने के प्रमाण मिले हैं। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय उसके एक अधिकारी एंड्रोस्थनीज ने इमली के पादप में दैनिक हलचल की गति को दर्ज किया। अरस्तु ने 300 वर्ष पहले मनुष्य ने पहली बार ऐसे पौधों के बारे में लिखा जो दिन के समय अपनी पत्तियां सूर्य की ओर उठा लेते हैं और रात होने पर समेट लेते हैं। चार्ल्स डार्विन ने अनेक जंतुओं में लय पाई तथा 1880 में लिखा कि पादपों और जंतुओं में आवर्तिता कुछ हद तक आनुवंशिक होती है। जंतुओं की अपेक्षा पादपों में ये लय अधिक देखी गई है क्योंकि जंतु की दिनचर्या पौधों की तुलना में अधिक जटिल होती है। वातावरण में लयात्मक घटनाएं सभी जगह होती है। सूर्य उदित होता है, अस्त होता है। सूर्य के इन परिवर्तनों के कारण दिन और रात बनते हैं। चंद्रमा कलाएं दर्शाता है। समुद्र में नियमित रूप से उतार और चढ़ाव यानी कि ज्वार आते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का कक्ष व परिक्रमण मौसमों के कारण बनता है। सभी जीवित जीव इन लयों से प्रभावित होते हैं। ये इन पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। जंतुओं की अपनी गतिविधियां इन चक्रों के अनुसार नियंत्रित करनी होती है ताकि वे विपरीत परिस्थितियों को टाल सकें, पर्याप्त भोजन व सुरक्षा पा सकें। अब यह भली भांति ज्ञात हो चुका है कि प्रोटोजुआ से लेकर प्राइमेट तक के सभी जंतुओं में दैनिक लय का पाया जाना एक मूल गुण है। पैरामीशियम प्रजनन के लिए दिन का एक विशेष समय चुनता है। गर्म तापमान की चाहत रखने वाले जंतु दोपहर के समय सक्रिय होते हैं। पक्षी सामान्यतः प्रातः या सायं ही गाते हैं। उल्लू, जरक, सियार, सही केवल रात में ही सक्रिय होते हैं। हिरण, बंदर, वनमानुष आदि जंतु जो होते हैं वो केवल दिन में ही सक्रिय होते हैं। पक्षियों, मधुमक्खियों, कृमियों तथा पौधों द्वारा दर्शाए गए समय के भान से बड़ा आश्चर्य होता है।
एक बनी बनाई दिमागी घड़ी उल्लुओं, चूहों और तिलचट्टों को दिन भर सुलाए रखती है। चमगादड़ शाम ढलते ही अपने बसेरों को छोड़कर भोजन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। दिन भर वे शाखाओं पर उल्टे लटके रहते हैं। तोते, मैना, गिलहरियाँ, गौरैया रात भर सोते रहते हैं। सेम का पौधा रात में अपनी पत्तियाँ समेट रखता है और दिन में खोल देता है। शीत ऋतु प्राणी सर्दियों में दिन में तथा गर्मियों में सुबह व शाम को सक्रिय रहते हैं। तीव्र गर्मी और सर्दी के समय वे उपयुक्त स्थानों पर छिपे रहते हैं। हमने गौर किया होगा कि हमारे आसपास के पालतू पशु विशेषकर कुत्ते और बिल्लियों में गर्मियों में अधिक बाल झड़ते हैं और सर्दी में वे जबरे हो जाते हैं। पालतू भेड़ की ऊन उपजाने का एक वार्षिक चक्र होता है। कृंतक रोडेंट, घरेलू छिपकलियाँ, गिलहरियाँ सक्रियता व शीत निष्क्रियता का चक्रण दर्शाती है। इनके शरीर का वजन शीत समाधि में जाने से पूर्व अधिकतम होता है, क्योंकि इन्हें संचित भोजन पर निर्भर होना होता है और शीत समाधि से बाहर आने या जागने पर इनका वजन न्यूनतम होता है। पक्षी तथा अन्य जंतु वर्ष के एक विशेष समय पर ही प्रवसन या माइग्रेशन करते हैं। व्यवहार अपने प्रारूप या प्रदर्शन से सुस्पष्ट प्रदर्शित होता है। इस आवर्तगतिता के लिए तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दोनों उत्तरदायी होते हैं। इन दोनों के बीच जटिल अंतरक्रिया भी होती है। प्रारंभिक काल समय में वैज्ञानिक का नाम है इरविन बर्निंग्स ने जैविक घड़ियों पर अत्यंत ही विलक्षण कार्य किया तथा 1936 में इन्होंने प्रस्तावित किया कि जीवों में एक अंतर्जात तथा लगभग स्वचालित घड़ी होती है जो अपने को 24 घंटों के अंतराल में दोहराती है और ये लय समय का मापन करने के काम तक आ सकती है। जैविक घड़ियाँ बायोलॉजिकल क्लॉक्स को आंतरिक घड़ियाँ या इंटरनल क्लॉक्स या सर्केडियन रिदम भी कहा जाता है। ये लय जीवों की समय की अवधि को नापने का आंतरिक क्रियाविधि उपलब्ध कराती है। ये लय जंतुओं को दिन भर की बदलती हुई घटनाओं के प्रति व्यवहार को भली प्रकार से अनुकूलित करवाती है। पौधों में इस आंतरिक घड़ी का प्रमाण पंखुड़ियों का भोर होने पर खुलना और सांझ होने पर बंद हो जाना है। आपने ऑफिस फ्लावर का नाम तो सुना ही होगा। ऑफिस फ्लावर, जिसे मॉर्निंग ग्लोरी या पोर्चुलुका कहा जाता है, जिसमें पुष्प सूर्य के चढ़ने पर खिलता है और सूर्यास्त होने पर बंद हो जाता है। पक्षी एक नियत समय पर प्रवसन हेतु उड़ जाते हैं ताकि उपयुक्त समय पर वे अपने गंतव्य तक पहुंच सके। एक डार्मामाउस तीव्र सर्द ऋतु सहन नहीं कर सकता, अतः यह शीत निष्क्रियता में चला जाता है, परंतु हर तीसरे सप्ताह खाने के लिए बाहर आता है और वह भी हमेशा सूर्यास्त के आसपास। मनुष्य की घड़ी तब उजागर होती है जब हम बदलते समय के क्षेत्र से उड़ानें भरकर दूसरे महाद्वीप में पहुंच जाते हैं। तब हम दोपहर के खाने के समय उबासियाँ आती है, शाम को चाय के समय हम सो जाते हैं और आधी रात को 2 बजे हमारी नींद खुल जाती है और सुबह 8 बजे हमें नींद आती है। परंतु कुछ दिनों के उपरांत जैविक घड़ी नए परिवेश के अनुसार समायोजित हो जाता है और पुनः समायोजन के लिए जो लिया गया समय है वह हर व्यक्ति के लिए अलग टू अलग हो सकता है। यह जानना बहुत आवश्यक है कि जंतु में आवर्तिता बाहरी पर्यावरण उद्दीपन एक्सोजीनस से नियत होती है, जंतु के स्वयं के अंदर के कार्य के कारकों से नियंत्रित होती है। दोनों की उद्दीपन महत्वपूर्ण है।
इन दोनों का जटिल नज़दीकी संबंध को लॉरेंज ने 1960 में स्थापित किया था। उसने कहा न तो अंतर्जात नहीं बहिर्जात, उद्दीपन अकेले जैविक घड़ियों से व्यवहार हेतु उत्तरदायी है, बल्कि इन दोनों के बीच गहरी अंतर क्रिया होती है जो इनके लिए जिम्मेदार है। प्रारंभ में घड़ी के समायोजन के लिए, इसे चलाने के लिए दिन की अवधि, चंद्रमा की कला, ज्वार, तापमान जैसे बाहरी उद्दीपन अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु कुछ समय के बाद दैहिक कार्य की से नियंत्रित आंतरिक उद्दीपन से घड़ी चलती है। प्रयोगों से पता चला है कि अनेक जंतु अपनी जैवलयों को संबद्ध बाह्य उद्दीपनों के कृत्रिम रूप से हटाए जाने पर तथा उन्हें उनके प्राकृतिक आवास से हटा दिए जाने पर स्थिर प्रकाश तीव्रता, तापमान, दाब, आर्द्रता तथा रासायनिक संगठन की परिस्थितियों में भी जारी रखते हैं। वे नए आवास में भी व्यवहार की वही लय प्रदर्शित करते हैं जैसे कि प्राकृतिक आवास में की थी। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जंतु में ऐसी आंतरिक घड़ी पाई जाती है जो व्यवहार की लय को नियंत्रित करती है तथा उसे आंतरिक उद्दीपनों की सहायता से चालू रखा जा सकता है, जबकि बाहरी उद्दीपन इसे समायोजित करने या समय समय पर पुनः समायोजित करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार के पर्यावरणीय उद्दीपनों को प्रविष्टिकर या साइटगेवर्स कहा जाता है, क्योंकि यह आंतरिक घड़ी को शुरू करने वाले उद्दीपनों को साइटगेवर्स कहा जाता है, क्योंकि ये पर्यावरणीय उद्दीपनों को प्रविष्टिकर या साइटगेवर्स क्योंकि ये पर्यावरणीय उद्दीपनों के साथ ये आंतरिक घड़ी को शुरू कर देते हैं। अतः इस प्रक्रिया का एंटरटेनमेंट कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति या इंडिविजुअल को नए समय क्षेत्र में रखा जाए तो उसकी आंतरिक घड़ी का पुनः आरूढ़मन री एंटरटेनमेंट भी हो सकता है, जैसा कि तीव्र लंबी अंतर्महाद्वीपीय यात्रा के समय में होता है। उद् विकास के दौरान जंतुओं में भिन्न भिन्न प्रकार की अंतर्जात लय विकसित हुई है। उनकी आवर्तता पर्यावरण की लयात्मक घटनाओं के साथ तालमेल रखती है। कुछ लय प्रकाश व अंधकार के 24 घंटे के चक्र में समायोजित हो जाती है और ऐसी साइकिल को सर्केडियन राइथम कहा जाता है। कुछ 12.4 या 24.8 घंटे के ज्वारीय चक्र, इसको सर्केटाइडल या 29 दिवसीय चक्र को सर्कैनुलर और वार्षिक मौसमों को सर्कैन्युलर या वसंत न्यून, स्प्रिंग लो, जल के दो निकट के समयों 14.7 दिवस को अर्धचंद्र सेमिल्यूलर या सर्कैसाइजिक से मिलान रखती है। सभी प्रकार की जैवलयों के अंग्रेजी शब्दों में सर्का पूर्व प्रत्यय के रूप में लगाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ऐसी सभी घड़ियाँ मोटे तौर पर मेल खाती है। उदाहरण के लिए 24 घंटे का चक्र या लय का अर्थ हाथ की घड़ी के 24 घंटों से नहीं है, इसका अर्थ है दिन या दिवसीय वलय सर्केडियन। इन सारी घड़ियों में से आज हम केवल सर्कैन्युलर क्लॉक को कंप्लीट करेंगे। वार्षिक घड़ी जिसे कहते हैं सर्कैन्युलर क्लॉक, पौधों और जंतुओं की ऐसी गतिविधियां जो मौसम ऋतुओं से प्रभावित होती है तब वर्ष में एक बार होती है, क्योंकि वार्षिक घड़ी से नियंत्रित होती है। जो लोग बागवानी में रुचि रखते हैं वे जानते हैं कि कुछ फूल सिर्फ गर्मियों में खिलते हैं, जैसे पेंसी, कैलेंडुला, कैंडी टफ्ट और कार्नेशन आदि में फूल सर्दियों में खिलते हैं, क्योंकि इन पौधों में पुष्पन दिन की लंबाई, वाष्पन, तापमान और आर्द्रतापन से प्रभावित होता है। पक्षियों व अन्य जंतुओं का प्रतिकूल जलवायविक परिस्थिति से बचने हेतु या मौसम की खोज में प्रवसन एक सर्वत ज्ञात उदाहरण है। प्रवासी पक्षी जो कि हर वर्ष लंबी दूरी का प्रवास करते हैं, शरीर के वजन, जंतुओं का आकार, प्लूमेज का कलर, पिच्छावरण, कलरेशन में चक्रीय परिवर्तन दर्शाते हैं।
परजीवी ततैये, पैरासाइटिक वास्प तथा फ्लैश फ्लाई जैसे अनेक कीटों के लार्वा हर वर्ष 2 अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। पहली अवस्था सक्रिय होती है, दूसरी असक्रिय होती है। सक्रिय अवस्था जब कीट सक्रियता से कार्य करता है तथा असक्रिय अवस्था जब कीट की वृद्धि तथा परिवर्धन की रूढ़ अवस्था जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के नियंत्रण में होती है। यह विपरीत परिस्थितियों से बचने हेतु अनुकूलन है, परंतु ये विपरीत परिस्थिति के समाप्त होने के साथ स्वतः ही समाप्त नहीं हो जाती, बल्कि इसका आनुवंशिक निर्धारण होता है तथा इस असक्रियता को उचित वातावरणीय उद्दीपन या जैविक घड़ी से दूर किया जा सकता है। सुप्तावस्था या डोरमेंसी जो कि उष्ण रक्तीय प्राणियों की ऐसी अवस्था है जिसमें उपापचयी गतिविधियां जो प्रतिकूल उपापचयी गतिविधियां प्रतिकूल परिस्थितियों में एक न्यूनतम स्तर तक घट जाती है ताकि जंतु परिस्थिति के सुधरने तक बचा रह सके, भी एक चक्रीय प्रक्रम है। उदाहरण के लिए रफ्ट ग्राउस प्रवसन नहीं करता है, बल्कि सर्दियों में अपने आप को बर्फ में दबा लेता है। यह सर्दियों में अपने आप को बर्फ के नीचे दबा लेता है और सुप्त जीवन जीता है। कई और ऐसे पक्षी जैसे छोटी गाने वाली चिड़िया पैसराइन्स भी इसी प्रकार से अपने आप को दबा लेती है। सर्दियों में जमा देने वाले तापमान से बचने के लिए हमिंग चिड़िया एंडीज पर्वत से गुफाओं में चली जाती है। सुप्तावस्था के समय संज्ञाहीनता, टॉर्पोर, असक्रियता की एक लंबी अवधि है जिसमें विपरीत परिस्थितियों से बचने तथा ऊर्जा संरक्षित करने हेतु उष्ण रक्त प्राणी पक्षी और स्तनी प्रवेश करते हैं, जो अपेक्षाकृत लंबी या छोटी अवधि के हो सकती है, भी वार्षिक लय से प्रभावित होती है। बार्थोलोम्यू ने 1972 में सभी व्यवहार घड़ी से भली प्रकार से संबंध होते हैं तथा परिस्थितियाँ इतनी पूर्वानुमेय या प्रिडिक्टेबल होती है कि जंतु पूर्वानुमान कर सुप्तावस्था में चले जाते हैं। शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता भी अक्रियता की अवस्था हैं, जिसमें मेंढक, भेक, छिपकलियाँ, सांप जैसे शीत रक्तीय प्राणी ठंड और सर्दी से बचने हेतु प्रवेश करते हैं। कठोर मौसमी परिस्थितियों के समय बच पाना वार्षिक घड़ी के कारण भी संभव हो पाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी प्रदेशों तथा कर्नाटक की 7 तितली मैक्सिको आते जाते अपने वार्षिक प्रवर्सन में वार्षिक लय प्रदर्शित करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका से 7 तितली लाखों की संख्या में हर वर्ष सितंबर माह में लगभग 3200 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। ये सर्दियाँ अर्ध निष्क्रियता की अवस्था में पेड़ों पर बिताती है तथा मार्च में पुनः लौट आती है। सैन फ्रांसिस्को उसके पास एक छोटा सा जंगल है जो तितली वृक्षों के लिए बहुत विश्व प्रसिद्ध है। ये वृक्ष अक्टूबर से अप्रैल तक के बीच में मोनार्क तितलियों से लदे रहते हैं। अमेरिका की ही तरह धारी वाली मैदानी गिलहरी शीत निष्क्रियता अक्टूबर में प्रारंभ करती है ताकि अगले वर्ष अप्रैल में अपनी नींद से जागती है। यह वार्षिक लय तब भी देखी जा सकती है जबकि गिलहरी के लिए प्रयोगशाला में परिस्थितियाँ वर्ष भर एक सी रखी गई है। सभी ने देखा होगा कि भारतीय घरेलू छिपकली सर्दियों में दिखाई नहीं देती। मछलियाँ, पक्षियाँ, व्हेलों पर प्रवसन हर वर्ष अफ्रीका में वाइल्ड बीस्ट हजारों की संख्या में प्रवेश कर जाते हैं। बड़े कशेरुकियों का वार्षिक जनन चक्र वार्षिक लयों सर्के एन्युलर रिदम्स का सामान्य उदाहरण है। यह सत्य है कि अनेक जंतुओं की गतिविधियाँ बाह्य उद्दीपनों से सामंजस्य रखती है, परंतु जंतुओं की ऐसी परिस्थितियाँ जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा हो। एक प्रयोग में मिल्लो वार्बलर पक्षियों को 15 महीने तक 12 घंटे के स्थिर दिन की परिस्थितियों में रखा।
इन पक्षों में सामान्य पक्षों की तरह वर्ष में 2 बार मोल्टिंग देखा गया। वर्ष के उसी में समय में प्रवास के प्रति उत्सुकता देखी गई और अन्य मुक्त सहजाती चिड़ियाओं के साथ भी देखी जा सकती है। ये ध्यान देने योग्य तथ्य है कि इन स्थिर परिस्थितियों के उपरांत भी वार्बलर पक्षियों में वार्षिक लय 3 वर्ष तक जारी रही और इसके बाद बदलाव आया तथा ये परिवर्तित उद्दीपनों से पुनः समायोजित हो गई। आज के अध्याय में हम केवल सिर के एन्युलर क्लॉक्स को ही कंप्लीट कर पाए हैं। शेष अध्ययन हम आगे की कक्षा में करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए गुड डे।